हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय हिस्ट्री, है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री की चैनल है, सिर्फ इस पर हिस्ट्री ही पढ़ाया जाता है। और इस समय अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों क्योंकि हिस्ट्री में हालांकि हिस्ट्री को देखो 4 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर बात करें, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, फिर मेडुअल हिस्ट्री होता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होता है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास होता है। ये 4 पार्ट में हिस्ट्री को बांट के पढ़ते हैं, और एक इसका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी अलग से होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में इतने सेगमेंट हमको पढ़ने होते हैं। अगर उस सेगमेंट में अगर हम बात करें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग शुरू कर चुके हैं, 3 या 4 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, शायद 3 क्लास हुई हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोग दोस्तों लास्ट में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पुर्तगाली कंपनी यानी पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक में। ठीक है, उसमें दोस्तों मैं सब कुछ करा चुका था, इसके सिर्फ पतन के कारणों पर बात करनी थी हमको। ये लास्ट टॉपिक इसका रह गया था। फिर इस पे दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि इससे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे उससे देखेंगे कहाँ से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पूरा मेंस ओरिएंटेड है। इसमें प्री कम मेंस यानी पीसीएस का प्री और मेंस दोनों कवर करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये, इसको हम लोग बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो इसके हम साथ में हम लोग ये देखते हैं कि किसी टॉपिक से, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में दोस्तों एक जो क्वेश्चन सॉल्व मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ठीक है, कि दोस्तों यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने के कारणों की पर प्रकाश डालें, उसकी चर्चा करें। इस पे हम लोगों ने बात की थी, क्वेश्चन किया था। इसी तरह दोस्तों आज जो है, आज पुर्तगाली का टॉपिक खत्म होगा, तो पुर्तगालियों पे दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से, तो वो चीज़ हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को काम क्या करना है दोस्तों, मेरे साथ जो भी दोस्तों नए हैं, आज पहली क्लास मेरी देख रहे हैं, तो उसको मैं बता दूं, मेरे साथ आपको वीडियो देखते चलना है, पूरी वीडियो पहले देखना है। ठीक है, देन और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ दोस्तों, आपको लिखते चलना है साथ साथ में। जो कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा आप आराम से अगर लिख पाएँ तो लिख लें, अदरवाइज आपको उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम का चैनल से पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रैकर जीएस एकेडमी, क्रैकर जीएस एकेडमी, ठीक है, इस नाम से मेरी एक और दोस्तों चैनल चलती है, जिसपे दोस्तों मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग दोस्तों इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम पे। उसी पे दोस्तों मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि दोस्तों पीडीएफ कैसे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जो चीज़ें मैं यहाँ लिखाता हूँ उसको आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेंस ओरिएंटेड चीज़ें जो रहती हैं वो दोस्तों नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी, वो यहीं पर मिलेंगी। जो मैं कुछ बताता हूँ तो वो आप खुद से लिख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट्स में हर कुछ लिखना नहीं सही रहता है, फिर तो वो बुक बन जाएगी, तो इसी वजह से। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे, सेशन समझ में आए, तो दोस्तों करना क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि पता चले उनको भी कि हम लोग इस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जो तैयारी कुछ और कर रहे हैं, उनको कंटेंट कुछ और दिया जा रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, उनका नुकसान हो रहा है। तो आपके जितने मित्र हैं, जो भी जैसे हैं, जो भी फाइनेंशियली अगर नहीं अच्छी जगह से पढ़ पाते, तो उसमें यहाँ के आके अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं। कोई आप आराम से पूरा देखिएगा। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी कराया, बहुत डिटेल से कराया मैंने आपको, लगभग मुझे लग रहा है 60-60 क्लासेस दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की हुई है। ठीक है दोस्तों, और अभी चल ही रहा है, तो दोस्तों सोच लीजिए आप मैंने कितना डिटेल से कराया होगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, बहुत डिटेल से मैं चीज़ें कराता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी खुद डिटेल से ही पढ़ता हूँ, तो दोस्तों चीज़ों को भी मैं उसी तरीके से करा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों पुर्तगाली बात कर रहे थे, और जो हमारा लास्ट में जो मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों या लिखो पुर्तगाली कंपनी के पतन का कारण। दोस्तों पुर्तगाली कंपनी के पतन का कारण, आज हमको यही करना था। हम लोग योगदान तक पढ़ चुके थे दोस्तों। ठीक है, पतन की अगर मैं बात करूं, उसके पतन का क्या कारण था दोस्तों, तो पहली चीज तो ये थी दोस्तों, भारतीय राजाओं से प्रतिस्पर्धा,
भारतीय राजाओं से भारतीय राजाओं से प्रतिस्पर्धा एवं धार्मिक कट्टरता। मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को पहले ही क्लास में, मैं जब पुर्तगाली पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि दोस्तों पुर्तगालियों में दोस्तों अगर जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई है, 5 यूरोपीय कंपनियां आई हैं, उनमें से दोस्तों जो धार्मिक रूप से सबसे ज़्यादा कट्टर थे वो दोस्तों कौन थे? पुर्तगाली। तो उनकी जो धार्मिक कट्टरता थी दोस्तों, उससे क्या था दोस्तों, भारतीय समाज में जितने भी जो हिंदू धर्म के जो लोग थे या मुस्लिम धर्म के जो समाज के जो लोग थे, वो इनसे बहुत मतलब उनसे उनका बहुत बैर था या रुष्ट थे, और उनके प्रति इनकी नीति भी दोस्तों अलग तरीके से रहती थी। इसीलिए जब इनको दोस्तों क्या हुआ, जो यूरोपीय कंपनियां आई उन्होंने जब इनसे प्रतिस्पर्धा की तो दोस्तों जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने इनका सहयोग नहीं प्रदान किया, ना भारतीय राजाओं ने भी इनका सहयोग नहीं किया प्रदान किया। तो भारतीय राजाओं से प्रतिस्पर्धा एवं धार्मिक कट्टरता। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों जैसे कि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पांडिचेरी मैंने बताया था, पांडिचेरी में दोस्तों क्या किया था इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, बट वहां से ये चले गए थे। इसी तरह ये कई जगह से भी दोस्तों, जैसे हुगली है और दोस्तों आपका कालीकट है ना, कोचिन है, इन सब में भी जैसे कालीकट और कोचिन में दोस्तों इनका क्या हुआ था, जो मैसूर राज जब हम लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों, तो जो टीपू सुल्तान है उनसे भी दोस्तों इनका कुछ बैर हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती, तो इसीलिए भारतीय राजाओं से प्रतिस्पर्धा एवं धार्मिक कट्टरता। ठीक है दोस्तों, ये इनका पहला कारण था। दूसरा कारण दोस्तों क्या है दोस्तों, इनकी नौसेना भारतीयों से मजबूत थी, लेकिन डचों एवं अंग्रेजों से कमजोर थी, डचों एवं अंग्रेजों से कमजोर थी, है ना। तो इनकी नौसेना जो थी वो भारतीयों से तो मजबूत थी, लेकिन ये डच एवं अंग्रेजों से कमजोर थी, इसीलिए दोस्तों ये डचों से पराजित हुए। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, इनसे डच जो कोचिन और कालीकट जो है वो डचों ने छीन लिया था। सूरत और जो है क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे हुगली है, सूरत है, पुलिकट है दोस्तों, और बंगाल में जितने भी क्षेत्र ये सब किसने छीन लिए थे दोस्तों इनसे भारतीयों ने छीन लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप जब देखेंगे दोस्तों, तो जैसे इतिहास के परिप्रेक्ष्य विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे दोस्तों, तो विश्व इतिहास में क्या होता है, आर्मडा का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज जो हैं भाई ये जो पुर्तगालियों को दोस्तों आर्मडा के युद्ध में क्या करते हैं, हरा देते हैं। और ये युद्ध किस तरीके का होता है, ये दोस्तों होता है ये जो नौसेना का युद्ध होता है। तो उस नौसेना युद्ध में दोस्तों क्या होता है, जो अंग्रेजी नौसेना होती पुर्तगाली नौसेना को पराजित कर देती है, तो दोस्तों वहीं से उनकी कमजोरी झलकती हुई चली जाती है। और दोस्तों भारत में भी कई बार वो दोस्तों अंग्रेजों से पराजित होती है। जैसे मैंने बताया था आपको दोस्तों कि क्या हुआ था कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से लिंक करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। क्या हुआ था, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों को दोस्तों क्या हुआ, जब अंग्रेज जो है कैप्टन हाकिस जैसे आए, तो वो क्या हुआ कि वो गए, उस समय जो शासक था भारत में, जो मुगल बादशाह था वो जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में दोस्तों कैप्टन हाकिस दोस्तों गए और उन्होंने कहा कि हम भारत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। भारत में कहाँ पर दोस्तों, सूरत में, क्योंकि सूरत वहाँ पर उस समय भारत का जो मुख्यतः व्यापारिक केंद्र था, किस लिए बहुत बड़ा, वस्त्र के मामले में। ठीक है, और भारतीय वस्त्र की मांग दोस्तों पूरे विश्व में थी, तो इसलिए दोस्तों वहाँ अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है सूरत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। बट जहांगीर ने दोस्तों क्या किया, पुर्तगालियों के डर से कि पुर्तगाली कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाएं, इसी वजह दोस्तों कैप्टन हाकिस को दोस्तों सूरत में फैक्ट्री खोलने से मना कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, कैप्टन हाकिस दोस्तों क्या हुए, चले गए वहाँ से। और फिर वो दोस्तों जब सूरत में गए तो सूरत में दोस्तों उनसे क्या हुआ, उनका दोस्तों पुर्तगाली जो वहाँ का गवर्नर था सूरत का, उससे क्या हुआ दोस्तों, उनका विवाद हो गया और उनके बीच में युद्ध छिड़ गया। और क्या हुआ, और युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने दोस्तों पुर्तगालियों को बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, पुर्तगालियों को दोस्तों अंग्रेजों ने बुरी तरीके से हरा दिया। और वो जो युद्ध है उसको बोलते हैं दोस्तों स्वाली का युद्ध। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि जब अभी हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे तब उसको भी वहाँ भी देखेंगे, बट यहाँ पे भी आप जान ली स्टोरी क्या होता है कि स्वाली का युद्ध होता है 1612 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहीं से दोस्तों क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है अंग्रेजों के लिए।
क्या हुआ 1612 में जब सॉलिज की युद्ध में दोस्तों पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो जहांगीर तो समझता था कि दोस्तों पुर्तगाली सबसे बड़े शेर हैं, बट जब उन्होंने पुर्तगालियों ने को अंग्रेजों ने हराया तो वहाँ का जो सूरत का जो गुजरात का जो गवर्नर था वो दौड़ के पहुंचा जहांगीर के पास। गवर्नर मतलब कि जो सूबेदार था, भाई पुर्तगाल गुजरात तो मुगल बादशाह के अंडर में था, तो वहाँ सूबेदार होता, तो सूबेदार दौड़ के पहुंचा जहांगीर के पास और कहने लगा कि जो ऐसी सी बात है, पुर्तगालियों को दोस्त क्या है कि अंग्रेजों ने हरा दिया। तो जहांगीर को समझ में आ गया। जहांगीर को ने क्या किया कि कैप्टन हाकिंस को बुलाया और फिर कहा कि ठीक है आप फैक्ट्री खोलिए। क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों वो चाह रहा था कि पुर्तगालियों के लिए भी कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो, क्योंकि पुर्तगाली अपनी मनमानी कर रहे थे भारत में और समुद्री क्षेत्र में। वो चाह रहा था कि कोई और जब प्रतिद्वंदी सामने खड़ा होगा तो पुर्तगाली मनमानी नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ दोस्तों, है ना, अंग्रेजों को कंपनी खोलने की, है ना, तो इस तरीके जैसे कि, है ना, तो मैंने बताया 2 जगह अंग्रेजों ने सेना को उनको पराजित किया। तो क्या बताया मैंने इस पॉइंट में, इनकी नौसेना भारतीयों से मजबूत थी लेकिन डचों एवं अंग्रेजों से कमजोर थी। ठीक है, दूसरा कारण ये होगा। तीसरा कारण दोस्तों आपको ये जानना है, तीसरा कारण ये था कि दोस्तों जब ये भारत में आए थे तो उस समय दोस्तों क्या था, जो रोम का पोप था, मैंने पढ़ाया था आपको, रोम के पोप ने कहा था कि यदि आप, है ना, यदि आप ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो हम अन्य यूरोपीय देशों को आपके प्रभाव क्षेत्र वाले क्षेत्रों में आने से रोकेंगे, यानी किसी को आने नहीं देंगे। बट फिर मैंने बताया था कि आपको क्या है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों क्या हुआ एवं 17वीं शताब्दी के स्टार्ट में दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई यूरोप में। और क्या हुआ दोस्तों, जो ईसाई धर्म की था उसकी 2 शाखाएं हो गई, एक प्रोटेस्टेंट धर्म निकल के आ रहा है नया और एक कैथोलिक शाखा थी। और जो रोम होता था वो कैथोलिक शाखा का प्रमुख होता था, और प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो कैथोलिक शाखा को नहीं मानता था, यानी जो परंपरागत धर्म था उसको नहीं मानता था, वो आधुनिक और विचारधारा का धर्म था, क्योंकि वो दोस्तों नवजागरणवाद में निकला था, ठीक है ना, पुनर्जागरण से निकला था। तो और वो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था वो कहाँ पर था, मैंने बताया था दोस्तों, ईसाई शाखा जो थी, प्रोटेस्टेंट शाखा जो कहाँ थी वो दोस्तों यूरोप के नॉर्थ में थी। और यूरोप के जितने भी नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो जैसे चाहे ब्रिटेन हो वो नॉर्थ में ही है, डेनमार्क है वो नॉर्थ में, जहाँ जैसा है फ्रांस वो भी दोस्तों नॉर्थ में ही है ना दोस्तों, डच वो भी दोस्तों फ्रांस में है ना, हॉलैंड वो भी फ्रांस में ही दोस्तों, वो क्या है दोस्तों नॉर्थ यूरोप में है। तो नॉर्थ यूरोप से दोस्तों क्या फिर वहाँ से लोग जब आने लगे तो क्या हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ फिर, अगर ये पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं कि दोस्तों बाद में पुर्तगालियों को लिखना है दोस्तों, बाद के काल में दोस्तों पुर्तगालियों को रोम के पोप का संरक्षण मिलना बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण की वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई, जिसके कारण दोस्तों उत्तरी यूरोप में एक नए ईसाई धर्म की एक नई शाखा निकली, जिसका जो नाम था वो है ना प्रोटेस्टेंट धर्म, है ना, और उस धर्म को मानने वाले जो थे कि वो नॉर्थ यूरोप में रहते थे। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है दोस्तों, ये लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, मैं बताता हूँ, लिखना है बाद में पुर्तगालियों को रोम के पोप का संरक्षण मिलना बंद हो गया। ठीक है, ये लिखना था आपको बस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, मैंने समझा दिया आपको 3 पॉइंट, ये कारण में आपको याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कारण में और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पुर्तगालियों पर, कि कैसे क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं। लेकिन प्री टाइप में क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो वो अभी मेंस में दोस्तों इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, भारत में पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारणों
एवं उनके योगदानों की परिचर्चा करें। परिचर्चा करें, चर्चा करें, ठीक है। टिप्पणी इस पे नहीं आएगा दोस्तों, टिप्पणी पे जो होता है उस पर आपको निगेटिव पक्ष भी बताना होता है और पॉजिटिव पक्ष भी बताना होता है, तो इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव पक्ष है ही नहीं, तो इस पर टिप्पणी नहीं आएगा। इस पर यही पूछेगा प्रकाश डालें या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। भारत में पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारणों एवं उनके योगदानों की परिचर्चा करें, चर्चा करें, प्रकाश डालें, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। टिप्पणी करें ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी तो पता होना चाहिए ना, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है। तो ये क्वेश्चन है आपका और मैंने ये सब चीज़ पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये लिखना कितने वर्ड में, आपको 150 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है दोस्तों, 150 वर्ड्स में लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन ये है और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पुर्तगाली का टॉपिक मेंस और प्री दोनों खत्म, ठीक है। टॉपिक प्री कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेसिक से हमने बता दिया है, मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो उसके कारणों पर आएगा योगदान। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, कारणों में दोस्तों एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि उनके जो केंद्र थे, थोड़ा सुन लीजिएगा कारणों पर। मैं जैसे मैंने ये 3 पॉइंट कारणों पे लिखा है, इस पे दोस्तों आप लोग कम से कम 50 से 60 वर्ड खर्च कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये जो 3 कारण है। बट उससे पहले आपको 3 कारणों से पहले वो मूल कारण थे, उससे पहले कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था जब इनके व्यापारिक केंद्र, तो व्यापारिक केंद्र मैंने बताया था कि इनसे जो डच थे, है ना, डचों ने दोस्तों इनसे कोचिन कालीकट छीन लिया, ये भी पॉइंट इंक्लूड करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप बताइएगा कि दोस्तों इनसे दोस्तों बसीड एवं सालसेट जो है वो मराठों ने छीन लिया। पुर्तगाल इनसे दोस्तों किसने, सॉरी दोस्तों, सूरत जो है इनसे किसने छीन लिया, वो किसने, अंग्रेजों ने छीन लिया। ये पॉइंट भी आप इंक्लूड करिएगा। इसके बाद आप बताइएगा कि मूल कारण क्या थे, फिर मूल कारण बताने के बाद फिर उसके योगदानों को आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। योगदान में दोस्तों 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखा है उनको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए 4 पॉइंट तो आप कुछ कुछ करके उसको 50 वर्ड तक तो ले ही जा सकते हैं, हर लाइन में 50 और 60 और 40 और 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अगर 140-45 वर्ड भी लिखते हैं तो भी वो 150 वर्ड ही माना जाता है, मगर 150 वर्ड की सीमा क्रॉस मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कम लिख दीजिएगा 10 वर्ड, बट सीमा मत क्रॉस करिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर 150 वर्ड का पूछा जाता है तो 150 वर्ड से कम लिखने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा मत लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वरना नंबर कटते हैं इससे, ठीक है। तो ये याद रखिए, पीसीएस में ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, जितना पूछा गया उतने का ही क्वेश्चन लिखेंगे, उतने ही वर्ड्स का। अगर ज़्यादा वर्ड्स का लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट लिए जाएंगे, शब्दों की सीमा का आप उल्लंघन कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो 140-135 वर्ड लिख देंगे तो भी क्वेश्चन पूरा ही माना जाएगा, ठीक है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन लिख दिया गया है तो उतना भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पुर्तगाली का टॉपिक समाप्त होता है, ठीक। तो अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक दोस्तों डच। बट उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, और जो बाद में दोस्तों देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपके जानने वाले हैं, जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं बाकी में अच्छा पढ़ना, तो वो दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनको आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कि मेरा निकल जाता है बार बार माइक, ठीक है। तो चलिए, बहुत गर्मी हो रही है, पंखा चलाते तो आवाज़ आती है इसलिए नहीं चलाता, ठीक। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है डच, ठीक है दोस्तों। डच पढ़ेंगे, क्या है दोस्तों, डच, ठीक है। डच पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानो डच कौन थे। मैं हर एक देखो कौन थे, मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, कब आए, स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर इसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। कब आए, सबसे पहले कहां आए, क्योंकि भारत में भी पूछा जाता है ना पहली फैक्ट्री कहां खोली, सबसे पहले कहां आए, ये भी याद रखना है कि सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली, ठीक है। फिर इनके व्यापारिक केंद्र पढ़ने रहेंगे, कौन कौन से इनके व्यापारिक केंद्र है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, व्यापारिक केंद्र। स्ट्रक्चर आप लोग भी बना लीजिएगा साथ में, ठीक है, इस तरीके से। फिर इनके दोस्तों व्यापार का मतलब ट्रेड का पैटर्न, यानी व्यापार का पैटर्न, यानी ट्रेड का पैटर्न, व्यापार का पैटर्न देखेंगे।
फिर दोस्तों इनका पतन के कारण देखेंगे, ठीक है, ये भी चले गए थे ना बाद में। फिर इनके दोस्तों योगदान देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। इतना अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो ये आपका प्री मेंस दोनों, इससे मेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि आ सकता है, कहाँ से आएगा तो मैं बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप ये समझिए, कौन थे, कब आए, कब सबसे पहले कहाँ आए, मतलब भारत में कहाँ फैक्ट्री खोली, व्यापारिक केंद्र कौन कौन से व्यापारिक केंद्र में यहाँ थे ये, ट्रेड का पैटर्न कैसा था इनका, थोड़ा मैं इस पर बात करेंगे ज़्यादा हम लोग, पतन के कारण पे बात करेंगे और योगदान पे बात करेंगे, ठीक है। इनका योगदान 1-2 है तो वो हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक। तो ये अगर कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 टॉपिक इसमें अगर आपने पढ़ लिए, छोटे छोटे हैं, तो आपका ये खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक पे बात करते आते हैं, एक एक बात करें दोस्तों। ये कौन थे दोस्तों? डच जो थे वो हॉलैंड से आए थे। कहाँ से दोस्तों? हॉलैंड से, ठीक है ना। तो हॉलैंड वासी थे ये, हॉलैंड वासी थे। ये हो गया पहली चीज क्लियर। कब आए दोस्तों? तो अब इसकी बात करते थे 1602 में इन्होंने अपनी डच फैक्ट्री की स्थापित की। 1602 में कंपनी की स्थापना। दोस्तों एक चीज जान लो, कंपनी की स्थापना का मतलब क्या है कि इन्होंने दोस्तों 1602 में डच के जो राजा थे उसकी आज्ञा से दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। और फिर ये भारत में कब आए दोस्तों? 1605 में। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर कभी पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो मैंने बताया था दोस्तों कि आपको ये याद रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनसे पहले हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। और इनकी कंपनी की देखो स्थापना कब हो रही है? 1602 में हो रही है। तो ये याद रखना है, डच कंपनी की स्थापना बाद में हुई है, इसकी पहले हो गई, बट डच कंपनी भारत में आ गई है। मतलब भारत में ये लोग आ पहले गए हैं, बट ये लोग अंग्रेज जो है वो बाद में आए हैं। ये लोग 1600 अंग्रेज जो आए हैं 1608-9 में आए हैं और ये आ गए हैं 1605 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना रखना, ठीक है। तो 1602 में कंपनी की स्थापना है ना इन्होंने की, ठीक है, कंपनी की स्थापना। तो और ठीक है 1602 में कंपनी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने मछलीपट्टनम, कहाँ दोस्तों? मछलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। पहला व्यापारिक केंद्र खोला। तो इसमें दोस्तों दोनों चीज, ये वाला पॉइंट भी मैंने करा दी कि सबसे पहले कहाँ है दोस्तों 1602 में कंपनी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना, अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। यानी मछलीपट्टनम कहाँ? भारत में। तो भारत की बात हो रही है ना, तो भारत में यह है। तो भारत में सबसे पहले कहाँ पे दोस्तों? मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में, ठीक है ना है दोस्तों, में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। यानी पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला दोस्तों? तो मछलीपट्टनम में। ये यहाँ पे सबसे पहले कहाँ है तो लिख सकते हैं मछलीपट्टनम में। और कब खोला दोस्तों ये? इसकी डेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1605 में। 1605 में इन्होंने दोस्तों क्या किया? पहला व्यापारिक केंद्र अपना कहाँ खोला दोस्तों? मछलीपट्टनम में, ठीक है दोस्तों। एक चीज आपको ये जान लो दोस्तों, जैसे ये है, ये भारत है, भारत की दक्षिण है। भारत में जो कंपनियां आई हैं सबसे पहले दोस्तों दक्षिण में ही आई हैं। तो मैंने बताया था कि दोस्तों सूरत जो ये पूर्वी तट, जो पश्चिमी तट है दोस्तों, ये वाला तट जो है, इस पे हर जगह पे दोस्तों कौन थे? पुर्तगाली थे। तो दोस्तों आप जब देखेंगे दोस्तों कोई भी कंपनी जो आती यूरोपीय, वो दोस्तों इस पश्चिमी तट पर अपना कहीं भी वो व्यापारिक केंद्र, पहला व्यापारिक केंद्र नहीं बनाती। सबसे पहले वो आती पूर्वी तट। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पहले से थे, वो यहाँ आने नहीं देते थे, तो इन लोग को आके यहाँ अपना व्यापारिक केंद्र खोलना पड़ता था। तो मछलीपट्टनम यहाँ है, तो मछलीपट्टनम में इसने पहला कारखाना डचों ने मछलीपट्टनम में खोला, जो 1605 में खोला। ये बात हो गई हमारी। तो हमने 2-3 कौन से कहाँ के कौन थे ये दोस्तों? हॉलैंड वासी थे। कब आए दोस्तों? 1602 में कंपनी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला, ठीक है दोस्तों। तो मछलीपट्टनम भारत में है, तो ये भी आपको याद रखना है, भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला दोस्तों? मछलीपट्टनम, ठीक। ये दोस्तों हो गई बात थी।
फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं और इनके क्या क्या व्यापारिक केंद्र थे। अब मैं डाल रहा हूं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, साथ साथ में लिखते चले मेरे। ठीक है, अब इनके व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों व्यापारिक केंद्र पे या पहला कारखाना कहाँ खोला, ये क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, तो दोस्तों वहां से याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला इन्होंने, तो मछलीपट्टनम। कब दोस्तों, 1605 में। डेट याद करने की जरूरत है, 1605, ये याद रखना कहाँ खोला बस। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों व्यापारिक केंद्र किन की बात करते हैं। दोस्तों ये चल ही नहीं रही आज, क्या बात है। व्यापारिक केंद्र मतलब दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे इनका केंद्र था, कहाँ कहाँ से ये दोस्तों व्यापार करते थे कि खोला था। तो सबसे पहला तो मैंने दोस्तों आपको मछलीपट्टनम बता ही दिया, मछलीपट्टनम दोस्तों मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने दूसरा दोस्तों खोला पुलिकट। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। क्यों दोस्तों, पुलिकट के बारे में दोस्तों क्या लिखना है पॉइंट में, तो मैं आपको इस तरीके एरो बनाऊंगा, तो आपको इस तरीके लिखते चलना है इसमें साथ साथ। दोस्तों पुलिकट में इन्होंने फिर व्यापारिक केंद्र खोला, और पुलिकट दोस्तों इनका मुख्यालय था, इनका मुख्यालय। एक सेकंड दोस्तों रुकना, थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूं, चल नहीं रहा ये। यार ठीक है दोस्तों, तो पहला मुख्यालय, वो पहला व्यापारिक केंद्र था, ये इनका मुख्यालय, पहला मुख्यालय बना। ठीक है दोस्तों, ठीक। दूसरी बात इसके बारे में ये जानना है कि दोस्तों यहां पे इन्होंने स्वर्ण पैगोड़ा, स्वर्ण पैगोड़ा, स्वर्ण पैगोड़ा क्या होता दोस्तों, इनका सिक्का था, सिक्का मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, कभी कभी पूछ ले रहे थे कि पैगोड़ा क्या है, तो दोस्तों है यानी सिक्का है दोस्तों, किसका दोस्तों, डचों का। तो पहला मुख्यालय दोस्तों बना कौन, पुलिकट। मुख्यालय मतलब दोस्तों क्या था, इनका हेडक्वार्टर है ना, जैसे भारत में कोई कंपनी होती है उसका एक हेडक्वार्टर होता है दोस्तों, इसी तरह से इनका हेडक्वार्टर था दोस्तों। स्वर्ण पैगोड़ा, सिक्का, ढाला, है ना दोस्तों। कहां से ढाला दोस्तों, यही पूछा जा सकता है, तो पुलिकट से ढाला इन्होंने। ठीक है, तो तीसरी चीज ये, इनके बारे में क्या जानना है, तीसरी चीज ये जानना है दोस्तों कि हाँ दोस्तों जो पुलिकट है उसको गेल्ड्रिया बोला जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों, गेल्ड्रिया। डच लोग इसका जो नाम था, हमारे यहाँ तो पुलिकट था, बट डच जो इनको बोलते थे गेल्डिया कहते थे, गेल्ड्रिया। तो ये याद रखना है दोस्तों, पुलिकट का क्या नाम था, गेल्ड्रिया। ये पूछा जा सकता है, ये सब इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, तो गेल्ड्रिया। ठीक है, एक नाम था इसका गेल्ड्रिया। इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। यानी पुलिकट इनका पहला मुख्यालय बना, स्वर्ण पैगोड़ा यहाँ ढाला जाता था सिक्के, है ना, यानी सिक्का इनका ढाला जाता डचों का, और यहाँ इसका जो दोस्तों एक नाम था वो गेल्ड्रिया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों और व्यापारिक केंद्र की, दो हो गए। तीसरा व्यापारिक केंद्र क्या था दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो कोचीन, कोचीन किससे छीना दोस्तों, इन्होंने बताया था मैंने ना, पुर्तगालियों से। कालीकट भी इनका बन गया था। ठीक है, फिर दोस्तों सूरत, ठीक, सूरत के बाद दोस्तों फिर अब हम आते हैं बंगाल में दोस्तों। बंगाल में दोस्तों, बंगाल, हम बंगाल को 6 नंबर करके बंगाल डाल रहे हैं, उसके अंदर कई कई क्षेत्र है ना, तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि मान लो 4 दे दिएगा क्षेत्र और पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बंगाल में नहीं था, तो ये भी याद रखना है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसमें 1 ऐसे करके लिख लीजिएगा। बंगाल में पहला आपको याद रखना है ढाका, इनका ही केंद्र था दोस्तों। ठीक है, ढाका। फिर दूसरा आपको याद रखना है कासिम बाजार, कासिम बाजार। कासिम बाजार के बारे में दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना, यहां पे इन्होंने रेशम चक्री का उद्योग खोला, रेशम चक्री, चक्री उद्योग स्थापित,
ऐसे लिखते चलना है तो आपको क्या होगा, याद आता होगा। रेशम चक्री उद्योग स्थापित किया, ठीक है, यही इनका एक योगदान भी है भारत में दोस्तों, ठीक है, मैंने बता दिया अभी आपको। फिर कासिम बाजार के बाद दोस्तों चटगांव, चटगांव के बाद दोस्तों चिंसुरा, चिंसुरा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इनके लिए, चिंसुरा, ठीक है, चिटगांव, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना दोस्तों, पटना, इतने इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं कहाँ दोस्तों, बंगाल में। तो आपको और फिर इनके बारे में एक और क्षेत्र याद रखना है, 6 हो गए। 6 के बाद दोस्तों 7वां मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पांडिचेरी दोस्तों, पांडिचेरी भी इनको याद रखना है, ठीक है। और फिर एक और है दोस्तों इनका नागपट्टनम, 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 पट्टनम, नागपट्टनम, पट्टनम है ना, नागपट्टनम। ये कहाँ तो दोस्तों अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो नागपट्टनम क्या हुआ बाद में दोस्तों, क्या हुआ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोस्तों क्या हुआ, मछलीपट्टनम जो पुलिकट था, पुलिकट से व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पहुंच गया, नागपट्टनम। तो ये बाद में दोस्तों मुख्यालय इनका पुलिकट से दोस्तों नागपट्टनम चला जाता है। तो ये याद रखना है कि 17वीं शताब्दी में इनका सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन था, तो नागपट्टनम, जो इसका बाद में मुख्यालय बन गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ओहो कितना ब्लैक ब्लैक लग गया मेरे हाथ में, ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए, ठीक है। तो इतने आपको इनके जो हैं क्या रखने, व्यापारिक केंद्र याद रखने, ठीक है दोस्तों। तो ढाका और चिंसुरा दोस्तों स्पेशली इनका याद रखिएगा, वो कासिम बाजार, ठीक है, क्योंकि चिंसुरा दोस्तों इन्हीं से संबंधित है और किसी से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो ये दोस्तों इनका व्यापारिक केंद्र की बात हुई, और व्यापारिक केंद्र में जो जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे था वो मैंने बता दिया। जैसे पुलिकट के बारे में आपको 3-4 पॉइंट जानने थे, वो मैंने बता दिया। कासिम बाजार के बारे में ये जाना, चक्री, रेशम चक्री का उद्योग स्थापित किया था यहाँ से उन्होंने, और यही इनका एक दोस्तों एकमात्र उद्योग जो दोस्तों योगदान भी है। 2 योगदान इनके बारे में पढ़ेंगे, तो एक हमने यहाँ भी पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, व्यापारिक केंद्र हो गया दोस्तों। अब कौन सा टॉपिक, अब क्या रहेगा दोस्तों इसमें, ट्रेड पैटर्न दोस्तों, है ना, ट्रेड पैटर्न दोस्तों हम लोग को पढ़ना है, ट्रेड पैटर्न, ठीक है ना, व्यापार पैटर्न कैसा था इनका, तो ये जानना है हमको दोस्तों। देखो दोस्तों क्या था, जैसे ये भारत है, चलो मैं मैप बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोग समझिएगा इसको, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, ठीक। ट्रेड पैटर्न के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानो, पहले जो इनका व्यापारिक केंद्र था वो मछलीपट्टनम में था। कहाँ था दोस्तों, मछलीपट्टनम में था, ठीक। फिर बाद में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम से हटाकर दोस्तों कहाँ बना लिया, कहाँ दोस्तों 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहाँ बना ली दोस्तों, तो ये बन गया दोस्तों कहाँ, कहाँ बन गया, नागपट्टनम, पट्टनम, ठीक है दोस्तों, नागपट्टनम। ये इसके बारे में थोड़ा जानना है। अरे यार ये क्या हो रहा है, इंक पता नहीं फ्लो कर रहा है गर्मी की वजह से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, पूरा हाथ मेरा सन गया है, ठीक। ये होता क्या था दोस्तों कि ये जो भारत में आए थे, तो ये भारत में दोस्तों किस लिए आए थे, इनकी रुचि जो थी भारत में नहीं थी, इनकी रुचि दोस्तों क्या थी, मसाला व्यापार में थी। और मसाला व्यापार दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था दोस्तों, जो मैं इनको मिटा लूँ दोस्तों, ये मिटाल रहा हूँ, थोड़ा इधर समझना है आपको। यहाँ पे दोस्तों क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों मसाला बहुत मिलता था। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब दोस्तों इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों मसाला
मिलता था। इसको इसीलिए मसाला द्वीप भी बोला जाता है दोस्तों, दक्षिणी पूर्व एशिया को। तो इंडोनेशिया दोस्तों था, इंडोनेशिया में दोस्तों मसाला द्वीप दोस्तों, मैं इसे बना दे रहा हूँ ऐसे करके, मान लो ये द्वीप है छोटे छोटे, क्योंकि काफ़ी द्वीप है इंडोनेशिया में। तो ये, तो यहाँ इनकी रुचि दोस्तों मसाला व्यापार में थी, ना कि भारत में। तो भारत में दोस्तों क्या किया, इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र यहाँ बनाया। करते क्या थे ये दोस्तों, ये देखो ये क्या करते थे दोस्तों, जो डच है यानी हॉलैंड से दोस्तों क्या करते थे ये लोग, हॉलैंड से दोस्तों बुलियन लेकर आते थे। बुलियन दोस्तों क्या होता था मैं भी बता रहा हूँ। बुलियन क्या था दोस्तों, सोने का सिक्का था। भाई भारत किसी देश में आपको व्यापार करना है तो दोस्तों आपको कुछ पे करना पड़ेगा ना, तो उस पे करने के लिए दोस्तों ये क्या करते थे, बुलियन, जो सोने का सिक्का था दोस्तों कहाँ चलता था दोस्तों, हॉलैंड में। तो ये क्या करते थे, बुलियन लेकर आते थे और दोस्तों क्या करते थे, भारत से जितने मान लो व्यापारिक केंद्र, जैसे इनके बंगाल में था व्यापारिक कई केंद्र थे, को सूरत, हर जगह से दोस्तों जहां जहां इनके व्यापारिक केंद्र थे, हर जगह से ये सामान खरीदते थे। और ये भारत से क्या क्या खरीदते थे मैं बताता हूँ दोस्तों, क्या खरीदते थे दोस्तों। तो ज्यादातर ये दोस्तों वस्त्र खरीदते थे, रेशम, नील, सोरा, अफीम, ये रेशम मिटा देना दोस्तों, अफीम, ये रेशम नहीं, रेशम के तो दोस्तों वस्त्र ही। तो वस्त्र, सूती वस्त्र दोस्तों, सूती वस्त्र, ठीक है, वस्त्र में सूती वस्त्र दोस्तों, अगर खाली वस्त्र लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाए कहीं तो पता चले। वस्त्र, नील, सोरा और अफीम, ये चार चीज दोस्तों क्या होता था, भारत से खरीदते थे, ठीक है। और भारत से खरीदने के बाद दोस्तों हर जगह से खरीदते थे और नागपट्टनम में लाके इकट्ठा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ मुख्यालय था। और फिर यहाँ से दोस्तों ये सारे सामान ले जाकर दोस्तों या तो यूरोप ले जाते थे, वरना यूरोप नहीं ले जाने की वजह से दोस्तों ना ले जाके दोस्तों ये कहाँ ले जाते थे दोस्तों, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में क्या करते थे, इसको बेचते थे और इसको बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उससे ये क्या करते थे, मसाला खरीदते थे और वो मसाला दोस्तों ले जाते थे यूरोप। वो मसाला दोस्तों कहाँ ले जाते थे, यूरोप। मतलब समझो, सोचो कि ये भारत से मसाला नहीं खरीदते थे, भारत से क्या खरीदते थे दोस्तों, वस्त्र खरीदते थे, नील खरीदते थे, सोरा खरीदते थे, अफीम। भारत के, मैंने बताया दोस्तों, भारत के वस्त्रों की जो मांग थी दोस्तों वो पूरे विश्व में थी और ये ज्यादातर मात्रा में दोस्तों वस्त्र ही खरीदते थे, हालांकि ये भी अफीम भी, नील भी, सोरा भी खरीदते थे। और क्या करते थे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों नागपट्टनम में रखते थे और नागपट्टनम से दोस्तों ले जाके दोस्तों इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में दोस्तों क्या करते थे, वस्त्र, नील, सोरा और कपास सारा कुछ बेचकर दोस्तों फिर ये जो पैसा यहाँ से मिलता था इसके, इसी पैसे दोस्तों क्या करते थे, मसाला खरीदते थे और मसाला खरीदने के बाद दोस्तों यूरोप में ले जाते थे। दोस्तों कैसे, जैसे मान लो यहाँ से कोई चीज़ खरीदा, इनको 10 रुपए की सामान खरीदे यहाँ से और ये सामान ले जाके यहाँ बेचा और यहाँ बिक गया 12 रुपए का, 2 रुपए प्रॉफिट दिया और उसी 2 रुपए का प्रॉफिट को मिलाकर दोस्तों यानी 12 रुपए का मसाला यहाँ से खरीदते थे और फिर ले जाके यूरोप में 20-25 रुपए में बेचते थे। तो इनको डबल प्रॉफिट होता था। और इसी तरह इन्होंने क्या कर दिया, इस जो व्यापार का जो ट्रेड का जो पैटर्न है इसको बना दिया। और ये ट्रेड जो व्यापार का जो पैटर्न है आज तक हमारे यहाँ बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों एक इतिहासकार है उन्होंने कहा है दोस्तों कि मतलब इंडोनेशिया और जो नागपट्टनम के बारे में दोस्तों कहा है कि दोस्तों ना तो नागपट्टनम इंडोनेशिया के बिना रह सकता है और ना इंडोनेशिया दोस्तों नागपट्टनम के बिना रह सकता है। यानी यहाँ मलक्का संधि थी दोस्तों, कहा कि मलक्का इंडोनेशिया के बिना नहीं रह सकता और इंडोनेशिया दोस्तों सॉरी दोस्तों मलक्का नागपट्टनम के बिना नहीं रह सकता और नागपट्टनम मलक्का के बिना नहीं रह सकता, है ना। तो ये दोस्तों कहा है इस तरीके से। तो ये इनका ट्रेड का पैटर्न था, समझ में आया ना, मतलब दोस्तों ट्रेड पैटर्न कैसा था, एक बार फिर से समझिए क्या होता था। पूरे भारत से दोस्तों क्या करते थे, वस्त्र, अफीम, नील, सोरा खरीदते थे, नागपट्टनम इनका मुख्यालय था, वहाँ इकट्ठा करते थे और वहाँ से ये सारी चीज़ें उठाकर ले जाते थे दोस्तों इंडोनेशिया में बेचते थे। बेचने के बाद दोस्तों क्या करते थे, वहाँ से जो पैसा मिलता था उससे उसी पैसे दोस्तों मसाला खरीदते थे और मसाला खरीदने के बाद दोस्तों ये कहाँ, वो मसाला यूरोप में ले, और यूरोप दोस्तों और कहाँ ले जाते थे, डेनमार्क ले जाते थे, ठीक है दोस्तों, कहाँ, हॉलैंड डेनमार्क ले जाते थे, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद ये पूरे भारत में बेचते थे, डच दोस्तों हॉलैंड ले जाते थे, ठीक है। और हॉलैंड उस समय जो था वो जो दोस्तों फ्री ट्रेड का केंद्र भी था दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। तो ये इनका पैटर्न था। तो व्यापार का पैटर्न आपको समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ इनके बारे में हो गई, ठीक। अब क्या है टॉपिक में, अब बचा होगा दोस्तों पतन के कारण दोस्तों, मतलब डचों के पतन के कारण।
तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आप डालेंगे, मसाला द्वीप में इनकी विशेष रुचि। मैंने बता दिया दोस्तों, इंडोनेशिया में इनकी विशेष रुचि थी, तो ये भारत में बहुत कम ध्यान देते थे, इसी वजह एक तो इनका एक कारण ये मसाला द्वीप में इनकी विशेष रुचि, पहला इनके पतन कारण ये था, क्योंकि ये दोस्तों इंडोनेशिया ज़्यादा ध्यान देते थे तो भारत में कम ध्यान देते थे, इसी वजह दोस्तों इनका एक पतन कारण ये पहला ये। दूसरा मैंने दोस्तों आपको याद रखना है, दूसरा इनकी नौसैनिक जो नौसेना, याद ये लिख लो, इनकी नौसेना अंग्रेजों से कमजोर थी, ब्रिटिश से कमजोर थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा, भारतीय राजाओं से इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ थोड़ा मैं बताऊंगा, अभी नहीं हुआ। देखो कैसा क्या हुआ था कि दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बताऊं दोस्तों, जो ब्रिटिश थे, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दोस्तों बंगाल में दोस्तों क्या हुआ था, जो बंगाल में दोस्तों उनको 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले दोस्तों, ठीक है, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले दोस्तों क्या हुआ था, उनको बिना चुंगी कर मतलब व्यापार करने की अनुमति मिली। और दोस्तों जब डचों ने कहा कि हमें भी दे दो, कि हम भी दोस्तों क्या करेंगे, हम भी 3000 रुपये आपको दे रहे हैं और आप हमें बंगाल में चुंगी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, तो उनको मना कर दिया। और इनको कितना देना पड़ता था दोस्तों, जो मुगल बादशाह था उसको 3.5% दोस्तों चुंगी कर देना पड़ता था। तो ये भी कुछ योगदान करता है ना दोस्तों, कि आप एक व्यापारिक कंपनी को विशेष लाभ दे रहे हैं और एक को दोस्तों कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों भी ये इनका एक रीजन ये भी था। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह मैंने भारतीय राजाओं से इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों को बहुत सारा संरक्षण इनको प्राप्त हुआ है बाद में। ठीक है, भारतीय राजाओं से इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इनका जो कारण है, एक तो ये चीज़ जान लीजिए। फिर चौथा दोस्तों इनके बारे में 3 ही बस, हाँ इतना ही याद रखो। ठीक है, तो ये इनके पतन के कारण थे। ठीक है, मसाला द्वीप में इनकी विशेष रुचि, इनकी नौसेना ब्रिटिश से कमजोर थी, भारतीय राजाओं से इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पतन के कारणों में ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों डेनिस नहीं, अब इनके योगदान की बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम लोग बात करते हैं योगदान में दोस्तों 2 ही योगदान है इनका दोस्तों। योगदान की अगर हम बात करें दोस्तों, सिर्फ 2 योगदान पढ़ लें आपको इनके बारे में दोस्तों। पहला तो दोस्तों इनको याद रखना है कि कासिम बाजार में, वही मैंने जो लिखा चुका दोस्तों, कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। पहला योगदान तो ये था इनका। ठीक है, और ये जान लीजिए इससे मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा लिखने को कभी भी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको प्री का। दूसरा याद रखना है, भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया, है ना, व्यापार को बढ़ावा दिया। बताया ना मैंने, नागपट्टनम से दोस्तों ये इंडोनेशिया जाते को बढ़ावा, या मलक्का भी कैसे बढ़ावा दिया। तो ये इनके 2 योगदान थे। ठीक है ना, इसके अलावा इनका कोई भी भारत में योगदान नहीं। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है इनके बारे में।
तो डच के बारे में आपको इतना पढ़ना था और इतनी मैंने आपको जो जानकारी दी वो सफिशियंट है। इससे मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको इसमें जो तैयारी करनी है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पर फोकस रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आज ये हमारी आज एक कंपनी ये भी खत्म हुई, ठीक है दोस्तों। कल हम बात करेंगे दोस्तों अंग्रेज, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो कल पहले हम लोग डेनिश पे बात करेंगे, फिर फ्रांसीसी पे बात करेंगे। डेनिश का 10 मिनट का टॉपिक होगा, खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा है, उसमें 2 ही 3 फैक्ट याद करने हैं। फिर इसके बाद हम लोग फ्रांसीसी पढ़ेंगे और फिर अंग्रेज पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको करवा दूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों की मध्य संबंध में, ठीक है दोस्तों। आपको वहाँ से ज़्यादा याद रखना दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको मिस कर गया हूँ, जो जहाँ पे आपने दोस्तों कहाँ क्या लिखा है, जहाँ पे दोस्तों आपने जो पतन के कारणों में दोस्तों एक पॉइंट आप लिख दीजिएगा, मुझे मिस कर गया था, मैं सॉरी दोस्तों, वो याद नहीं कि वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा डचों को मतलब डचों को पराजित कर दिया। इसके बाद दोस्तों डच क्या है, अंग्रेजों से चले, मतलब भारत से चले गए। तो याद रखना कि वेदरा की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, 1759 में। याद ये पॉइंट लिखना है दोस्तों, कहाँ पे लिखना है दोस्तों, चौथा पॉइंट था उसमें दोस्तों, कहाँ, पतन कारण में, मिस कर गया, दिमाग में आया ही। तो याद रखना है वेदरा की लड़ाई, वेदरा की लड़ाई, या इसको दोस्तों चिनसुरा की लड़ाई भी बोलते हैं, और इसको दोस्तों चिनसुरा की लड़ाई बोलते हैं, इसी को ऐसे चिनसुरा की लड़ाई। और ये कब हुई थी दोस्तों, 1759 में। 1759 में वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित कर दिया, ठीक है। वेदरा की लड़ाई में डचों को अंग्रेजों ने पूर्णतः पराजित कर दिया, और इसी के बाद दोस्तों अंग्रेज पुर्तगाल दोस्तों डच जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, भारत से चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वेदरा की लड़ाई में डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, ठीक है। तो ये भी चौथा कारण था इसका, इनकी हार का दोस्तों, है ना, इनकी पतन के कारण में। तो याद रखना कि दोस्तों वेदरा की लड़ाई क्या याद रखना है, और चिनसुरा की लड़ाई 1759 में हुई थी, किनके मध्य हुई थी याद रखना है दोस्तों, अंग्रेज एवं दोस्तों डचों के बीच में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग अभी एक बार और पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम लोग बंगाल को पढ़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा मिस किया हूँ, क्योंकि यहाँ भी ये पॉइंट होता नहीं है, बट मैंने लिखा दिया दोस्तों पतन के कारणों में, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है। तो आज का दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग कल फिर पढ़ेंगे नया टॉपिक में दोस्तों। तो आपको दोस्तों करना क्या है दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है दोस्तों, सेशन को दोस्तों दूसरे को शेयर करें, सेशन को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चीज़ें बताएं, और दोस्तों जरूर शेयर करें। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी एक और चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी के नाम से चलती है, जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों की कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा, मैं इतना थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए एफर्ट कर दें। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। तो शेयर करेंगे तो दोस्तों और लोगों को भी पहुंचेगा, तो और लोग भी देखेंगे, तो मुझे क्या होगा दोस्तों, मैं भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बस मेरे को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जमकर पढ़िए दोस्तों, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, मैं आपको फिर पूरा एक PDF का करा देता हूँ, मतलब आज या कल में दोस्तों मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिएगा, PDF दे दूँगा। चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।